हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमई। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो चलिए जानते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है और किस तरह से इंडिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। 2/3 of India's population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food raw material for various industry. इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है ना, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, आप सभी को पता है कि इंडिया का मेन कल्चर जो है वो एग्रीकल्चर है। ठीक, लाइक काफी सारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये हमारे लोगों की प्राइमरी एक्टिविटी भी है और इसकी वजह से जो मोस्टली जो फूड का रॉ मटेरियल है ना, वो एग्रीकल्चर की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। ओके, अब एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइव स्टॉक्स। एग्रीकल्चर वो आर्ट है जिससे हम प्लांट्स को और लाइव स्टॉक्स को कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, प्लांट्स उगाते हैं या कल्टीवेट करते हैं उन्हें। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि कितने तरह की फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। ठीक है, सब्सिस्टेंस, दो तरह की सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, प्रिमिटिव, इंटेंसिव। कमर्शियल में भी दो टाइप्स होते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में और डीपली। इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। तो बेसिकली इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड with the help of tools like hoe, dow and digging स्टिक्स एंड फैमिली लेबर। ये वाली जो होती है ये एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में करी जाती है इन सब टूल्स का यूज करके, हो, दाओ, डिगिंग स्टिक्स या फिर फैमिली लेबर, मतलब घर के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं इस वाले टाइप की फार्मिंग में। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये बेसिकली बारिश पे निर्भर रहती है और सोइल की जो फर्टिलिटी है ना उस पर भी ज्यादा निर्भर रहती है। कौन सी टाइप ऑफ फार्मिंग? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, अगर मिट्टी फर्टाइल होगी तो ये जो फसल उग के आएगी वो ज्यादा अच्छी आएगी और ज्यादा जल्दी उगेगी। इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूसेस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। ये एक तरह से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, फार्मर्स क्या करते हैं, एक पीस ऑफ लैंड को जलाकर क्लियर कर देते हैं और फिर उसके बाद उसी लैंड पर जो सीरियल्स वगैरह है, दाल वगैरह, अनाज जो है वो उगाते हैं। ठीक है, व्हेन द सोइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। और जब उस जगह की मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं और फिर वहां का लैंड क्लियर करते हैं। ठीक है, और फिर वहां पे फसल उगाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। प्रिमिटिव आपने पढ़ ली, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आता है उसमें। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस वाली फार्मिंग, ये जो फार्मिंग होती है ये उन एरियाज में करी जाती है जहां पे जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इट इज अ लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर और यहाँ पे लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फार्मर्स एंड हिज फैमिली प्रोड्यूस मेनली सीरियल क्रॉप्स फॉर सब्सिस्टेंस ऑफ द फैमिलीज एंड फॉर लोकल मार्केट। इस तरह की फैमिली में, सॉरी, इस तरह की फार्मिंग में फैमिली जो फसल प्रोड्यूस करती है ना वो अपने लिए तो करती ही करती है, साथ ही साथ मार्केट के लिए भी फसल प्रोड्यूस करती है। ओके, farmers use high dose of बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फार्मर्स क्या करते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं और ताकि जो फसल है वो जल्दी उग जाए और सोइल की मिट्टी थोड़ी सी, सोइल की जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, फार्म साइजेस आर स्मॉल एंड आर अनइकोनॉमिकल ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग ऑन अकाउंट ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जो फार्म के साइज होते हैं वो स्मॉल होते हैं इसमें और अनइकोनॉमिकल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं वो खुद के फार्म्स पे उगाते हैं फसलें। ठीक है, उसके साथ साथ हाँ, एक तो इनका जो जमीन होती है वो इनहेरिटेड होती है कि मतलब अपने फादर से जमीन मिली है उसी पे ये लोग फसल उगाते हैं अपनी फैमिली के साथ साथ मार्केट्स के लिए भी। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ओके, अब हम पढ़ते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। इस तरह की फार्मिंग में एच वाई वी सीड्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, इंटेंसिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज स्केल ड्यू टू कमर्शियल पर्पस एंड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। इस टाइप की फार्मिंग में जो क्रॉप्स है वो बहुत ज्यादा तादाद पर उगाई जाती है ताकि ये वाली क्रॉप्स जो है वो सिर्फ अपने फैमिली के लिए किसान नहीं उगाता, ना ही मार्केट के लिए उगाता, बल्कि दूसरी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी इस टाइप की फार्मिंग में फसल उगाई जाती है। ठीक है, फार्म साइजेस आर लार्ज फॉर यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी
मशीनरीज एंड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इस वाले में कई सारी मॉडर्न मशीन्स यूज होती है ताकि जो फसल है वो काफी ज्यादा भारी मात्रा पे प्रोड्यूस हो सके। ओके, द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेराइज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आप कमर्शलाइजेशन की डिग्री जो है वो वेराई करती है एक रीजन से दूसरे रीजन में, ठीक है, कि किस एरिया में कितना प्रोडक्ट कमर्शलाइज हो रहा है, लाइक आ रहा है और जा रहा है, ये हर रीजन में वेराई करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन ओडिशा इट इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। जैसे कि हरियाणा और पंजाब में जो राइस है वो कमर्शियल क्रॉप है, यानी कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर राइस का करना होता है तो हम हरियाणा और पंजाब से करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो राइस की जो कल्टीवेशन होती है ना, वो किसान सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करते हैं और थोड़ी बहुत मार्केट के लिए कर लेते हैं, ठीक है, बट वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड के लिए नहीं करते। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग वाज नोन एज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब हम पढ़ेंगे प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। इट इज अ सिंगल क्रॉप फार्मिंग इन अ लार्ज स्केल। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बड़े से एरिया में एक ही तरह की क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है। इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड रिक्वायर्स मशीनरी, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। इसमें भी कई सारे कैपिटल्स का यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स का या फिर सीड्स का, और काफी ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस पे भी जो फसल उगाई जाती है वो बहुत ज्यादा लेवल पर उगाई जाती है। All the produce is used as raw material in respective industries। जितना भी प्रोडक्ट्स निकल कर आता है ना, उसके बाद वो सारा यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स के तौर पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, राइस हमने ग्रो करा, उसके बाद वो जो राइस होंगे वो जाएंगे मशीनरीज में, और फिर प्योर राइस जो मतलब उनके छिलके वगैरह है वो सब हटेंगे, और उसके बाद उन्हें पैकेट्स में पैक करा जाएगा, देन दे विल सोल्ड इनटू मार्केट्स। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन एग्जाम्पल्स है प्लांटेशन क्रॉप के। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है। बेसिकली 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन होते हैं इंडिया में, राबी, खारिफ और जैद, ठीक है। राबी क्रॉप जो कौन सा होता है, जब हम जो भी क्रॉप अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में उगाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं राबी क्रॉप्स, ठीक है। और कब काटे जाते हैं, ये अप्रैल से लेकर जून के बीच में। इसके एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड, ठीक है। और कहाँ पे हमें राबी क्रॉप देखने को मिलती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब हम बात करते हैं खारीफ क्रॉप की। खारीफ क्रॉप कब उगाए जाते हैं, कब मतलब इनकी जो फसल है वो कब लगाई जाती है, वो लगाई जाती है जून और जुलाई के महीने में। और कब काटी जाती है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। इसके एग्जाम्पल है राइस यानी कि पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द और कॉटन, ठीक है। ये सब इनके एग्जांपल्स है। और जगह कौन कौन सी, मतलब किन किन जगह पे जो खारीफ क्रॉप है वो उगाई जाती है, आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। याद रखना आप ये चीज, पेपर में आ सकता है डिफरेंस पूछने के लिए राबी, खारीफ और जैद सीजन पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैद क्रॉप की। तो फिर इन बिटवीन द राबी एंड द खारीफ क्रॉप द जैद क्रॉप्स आर ग्रोन। अब जो भी टाइम पीरियड बचता है इसके अक्टूबर से लेकर जून के बीच तक का, उसमें कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, खारीफ क्रॉप, ठीक है। और खारीफ क्रॉप का एग्जांपल है वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, या फिर जितने भी वाटरी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स होते हैं वो सब, और इस फूडर क्रॉप्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर फूड क्रॉप्स की। इंडिया में जो मेजर फूड क्रॉप्स है उनकी बात करते हैं। क्रॉप्स कौन कौन सी है, मेज, ठीक है, जो कि खारीफ सीजन में उगाई जाती है। अब कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए उसे उगाने के लिए, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 21 से लेकर 25 डिग्री के बीच में। और कौन सी मिट्टी चाहिए हमें, एल्यूवियल सोइल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वाले चैप्टर में, कि जो एल्यूवियल सोइल है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्टाइल सोइल कौन सी होती है, एल्यूवियल सोइल। और यहाँ पे अगर हमें मेज उगानी है ना, तो फिर उसके लिए हमें सबसे ज्यादा फर्टाइल सोइल की जरूरत होती है, और वो कौन सी सोइल है, एल्यूवियल सोइल। और कौन कौन से एरियाज में हमें मेज देखने को मिलते हैं, मेज की फसल देखने को मिलती है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। और क्या जरूरी होता है, मतलब मेज किस लिए जरूरी होती है, इट इज यूज्ड बोथ फूड एंड फूडर। इन बिहार मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन। ये फूड की तरह इस्तेमाल भी की जाती है और फूडर की तरह भी। और साथ ही साथ जो बिहार है वहां पे ये वाली क्रॉप राबी सीजन में उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है पल्सेस, जैसे कि दालें हो गई, कोई सी भी, तुर, उड़द, ठीक है, और मूंग, मसूर, ये सब, ठीक है। ये इनमें क्या होता है, इनमें ना इन टाइप की फसलों में कम मॉइस्चर की जरूरत होती है। साथ ही साथ ये ना ड्राई कंडीशंस में भी उग जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इन एरियाज के एग्जाम्पल, ये वो एरियाज है जहाँ पे हमें दाल, ये वाली फसल देखने को मिलती है। Being leguminous crops, all pulses except arhar helps restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air.
ये क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप है और साथ ही साथ इनमें से एक दाल ऐसी है, यू कैन से अरहर की दाल, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है, जो सोइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है, और देयरफॉर दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, और इसी वजह से इन क्रॉप्स को ना कई सारी क्रॉप्स के साथ उगाया जाता है ताकि सोइल की फर्टिलिटी बरकरार रहे। ओके, नेक्स्ट है राइस, जो कि एक खारीफ क्रॉप है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए हमें 25 डिग्री से ऊपर, और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी कि उमस वाला एरिया चाहिए जहाँ पे बारिश होती रहे, ठीक है। उसके बाद ये इसकी फसल कहाँ देखने को मिलती है हमें, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरियाज में, साथ ही साथ डेल्टिक रीजन्स में। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद। अब हम बात करते हैं वीट की, यानी कि गेहूं की। गेहूं हमें ठंडे सीजन में, लाइक जो भी कूल एरिया होता है ना वहां पे उगाए जाते हैं। साथ ही साथ अ ब्राइट सनशाइन, जहाँ पे सूरज की रोशनी भी ब्राइट रहे, एट द टाइम ऑफ राइपनिंग 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, और जब हमें इस फसल को, जब ये फसल पक रही हो तो उस समय बारिश भी हो रही हो उस एरिया में, ऐसे एरिया में हम वीट को उगाते हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इंडिया जो है, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीड, ये सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरियल है राइस के बाद। सबसे पहले राइस है, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर कोई बिकता है या फिर किसी भी अनाज की जरूरत है हम लोगों को, तो वो है वीट। अब हम करते हैं बात ज्वार की, ठीक है। ज्वार मोस्ट मॉइस्ट एरियाज में, यानी कि नमी भरे एरिया में उगाया जाता है। इसके एरियाज है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एटसेट्रा। और ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। फर्स्ट हो गया राइस, सेकंड हो गया वीट, थर्ड है मेज, सॉरी ज्वार। अब हम बात करते हैं बाजरा की। बाजरा सैंडी सॉइल्स और शैलो ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और हरियाणा। और ये एक ड्राई सीजन क्रॉप है, मतलब जहां पे सूखा हो उस एरियाज में उगाई जाती है बाजरा। अब हम बात करते हैं रागी की। रागी के लिए जहां पे भी लाइक रेड सोइल है, सैंडी सोइल है, लोमी ब्लैक सोइल है, वहां पे हम रागी क्रॉप को उगा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। और ये वाली जो फसल होती है वो बहुत ज्यादा रिच होती है आयरन में, कैल्शियम में और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। अब हम बात करते हैं शुगर केन की। शुगर केन एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए हमें 21 से लेकर 27 डिग्री के बीच में, और साथ के साथ रेनफॉल होनी चाहिए 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बिटवीन, ठीक है। अब ये वाली क्रॉप कहाँ देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, ब्राजील के बाद। सबसे पहले ब्राजील है, उसके बाद इंडिया आता है। अब हम बात करते हैं रबर की। रबर भी एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। साथ ही साथ एनुअल रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर की। ये एरियाज है इसके केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स इन मेघालय। रबर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। अब हम बात करते हैं मैंगोज की, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब मैंगोज की बात करते हैं। टेम्परेचर चाहिए मैंगोज को उगाने के लिए 24 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, साथ ही साथ रेनफॉल चाहिए 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। इसके एग्जाम्पल्स हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ये वाली जो क्रॉप है वो दोनों सीजन में उगाई जा सकती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। अब हम बात करते हैं ऑरेंजेस की। ऑरेंजेस के लिए हमें एक ड्राई क्लाइमेट चाहिए, साथ ही साथ उस एरिया में रेनफॉल होनी चाहिए 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। और इसके एरिया से नागपुर और चेरापूंजी। इंडिया रैंक्स थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आफ्टर बनाना एंड मैंगो फ्रूट्स। ऑरेंजेस जो है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट नंबर पर आती है मैंगोस और बनानास की प्रोडक्शन में, और थर्ड नंबर पे किसकी प्रोडक्शन में आती है, ऑरेंजेस की। सबसे ज्यादा ऑरेंजेस कहाँ मिलते हैं, इंडिया में, इन द रीजन ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी। अब हम बात करते हैं बनानास की। बनानास को उगाने के लिए ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ कहाँ उगते हैं ये, केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द बनाना प्रोडक्शन। इंडिया में सबसे ज्यादा बनाना की प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है, एट द वर्ल्ड लेवल। अब हम बात करते हैं लीची और गुआवा की। लीची और गुआवा के लिए हमें भी ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, वही उमस भरा क्लाइमेट चाहिए। साथ ही साथ ये कहाँ मिलती है हमें, उत्तर प्रदेश और बिहार में। लीची इज नेटिव टू चाइना, ठीक है। लीची सब जो मेन क्रॉप है वो कहाँ की है, चाइना की है। पाइनएप्पल की बात करते हैं अब हम। पाइनएप्पल के लिए हमें ह्यूमिड ट्रॉपिकल वाला रीजन चाहिए जहाँ पे उमस हो, ठीक है, सेम एरिया वहां पे भी। और इसका एग्जाम्पल है मेघालय, ठीक है। मेघालय में हमें सबसे ज्यादा पाइनएप्पल के क्रॉप्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रेप्स की। ग्रेप्स उस जगह ज्यादा अच्छे उगते हैं जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 90 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। इसके एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। और इट्स पीक प्रोडक्शन इज इन मार्च अप्रैल। सबसे ज्यादा अगर ग्रेप्स उगते हैं तो कौन से सीजन में उगते हैं,
कौन से मंथ में उगते हैं? मार्च और अप्रैल के मंथ में। अब हम बात करते हैं एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स की। तो फिर ये वाली जो क्रॉप्स है इनको कम टेम्परेचर चाहिए उगाने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्रॉप कहाँ उगती है? जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। ये वाली क्रॉप कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, यानी कि बेचने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी क्रॉप है? एप्पल, पेयर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स। अब हम बात करते हैं फाइबर्स की, ठीक है। कौन कौन से फाइबर्स इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं जो कि जिनका इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, और इंडिया में कैसे कंडीशंस में उगते हैं ये वाले फाइबर्स। अब हम बात करते हैं कॉटन की। कॉटन एक खारीफ क्रॉप है और इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए उगाने के लिए, साथ ही साथ हल्की बारिश चाहिए और इरिगेशन, लाइक वही हल्की बारिश से तो इरिगेशन हो ही जाएगा, और जो सूरज है उसकी एक ब्राइट सनशाइन इनके ऊपर आनी चाहिए। साथ ही साथ हमें कहाँ देखने को मिलते हैं वाले क्रॉप्स? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ओके। और इस वाली क्रॉप का जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इट रिक्वायर्स एबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर। इट रिक्वायर्स एबंडेंट, हाँ, इसके लिए जब भी हम अगर कॉटन को उगाना होता है ना, तो उसके लिए हमें एक स्किल्ड लेबर की जरूरत है, ठीक है, जो कि ध्यान से एक इस फसल की देखभाल कर सके और फिर उसके बाद उगा सके। अब हम बात करते हैं जूट की। तो जूट के लिए वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल चाहिए, एक फर्टाइल सोइल चाहिए, साथ ही साथ हाई टेम्परेचर चाहिए इसकी एट द टाइम ऑफ इट्स ग्रोथ, की जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई रहे। ये वाली क्रॉप हमें कहाँ देखने को मिलेगी? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, इसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, और ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है? बैग्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए। आपने देखो ना, चारपाई बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? जूट का। अब हम पढ़ते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आया एग्रीकल्चर की फील्ड में? रिफॉर्म्स इंक्लूडेड कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी। कई सारे रिफॉर्म्स बने हैं जिससे कलेक्टिवाइजेशन हमें देखने को मिला है, साथ ही साथ कंसोलिडेशन देखने को मिला है होल्डिंग्स का, और कॉपरेशन देखने को मिला है, साथ ही साथ जो जमींदारी सिस्टम है उसमें एबोलिशन देखने को भी मिला है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रही हूँ मैं। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द व्हाइट रिवॉल्यूशन वर इनिशिएटेड टू इंप्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर। दो तरह के रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिले हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन, ताकि हमारे एग्रीकल्चर में सुधार आ सके। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज। कई सारे प्रोविजंस और क्रॉप इंश्योरेंस बनाए गए ताकि जब भी जो भी किसानों का नुकसान होता है ना ड्रोट के टाइम पर या बाढ़ के टाइम पर, वो नुकसान मेंटेन किया जा सके, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई सारे ग्रामीण बैंक्स बनाए गए, ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई जिससे किसानों को लोन फैसिलिटीज दी जा सके और कम रेट पर लोन दिया जा सके, ठीक है, ताकि वो फसल उगा पाए। अब हम करते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सब निकाली गई किसानों के लिए, ठीक है। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स करवाए गए, स्पेशल बुलेटिन्स निकलवाई गई, जहां पे भी जिस भी एरिया में जो भी क्रॉप उगाई जाती है उसके बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो मस्ट अनाउंस, गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस करते हैं जिससे फार्मर्स को फाइनेंशियली हेल्प मिल सके। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी देश की जीडीपी में। तो इंडिया में एग्रीकल्चर टुवर्ड्स द शेयर ऑफ जीडीपी इज डिक्रीजिंग सिंस 1951। 1951 के टाइम के बाद जो भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का शेयर है ना जीडीपी में, वो घटता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है। बाय 2011 एंड 2012 अबाउट 52% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स वर एम्प्लॉयड इन फार्मिंग। 2011-12 के टाइम पर 52% जो इंडिया के लोग थे वो किस में इन्वॉल्व थे? फार्मिंग और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। सम ऑफ द एफर्ट्स आर, कुछ एफर्ट्स जो किए गए वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एक लाइक रिसर्च एस्टेब्लिश करी गई जिसका नाम क्या था? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, कई सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करी गई। वर्टिनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स खोले गए। हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट, कुछ फ्रूट्स की डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करा गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मीटरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, कई सारी डेवलपमेंट हमें मीटरोलॉजी और वेदर फोरकास्ट की टीम में भी देखने को मिली, ठीक है, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके कि वेदर कैसा रहेगा और उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स ग्रो कर सके। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है हमें एग्रीकल्चर के ऊपर? During the British rule, that is in the 19th century, Indian spices were exported to different countries. Even today, it is one of the important items of export. ब्रिटिश रूल के टाइम से लेकर इंडिया जो है ना अब तक
मसालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री मानी गई है, ठीक है। मसालों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडिया से काफी ज्यादा किया गया है ब्रिटिश टाइम से लेकर अब तक, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द ब्रिटिश सिटीज ऑफ मैनचेस्टर एंड लिवरपूल वर डेवलप्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि ब्रिटिश सिटीज में है, मैनचेस्टर्स में और लिवरपूल में, ये तभी डेवलप हुई है क्योंकि हमारी कंट्री से इन्होंने कॉटन लिया था, ठीक है। और हमारी कंट्री का जो कॉटन था उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी और उसको ले जाते थे ये अपने देश में, और इसी वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इनकी वो काफी ज्यादा डेवलप हुई। ओके। Champaran Satyagraha of 1917 in Bihar was started as farmers were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industry which were located in Britain. हमारे इंडिया में आपने देखा होगा 1917 के टाइम पर चंपारण सत्याग्रह भी निकाली गई बिहार में। वो बेसिकली हुई क्यों थी कि फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था क्या उगाने के लिए, इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए अपने फसल में, मतलब लाइक अपने खेत में। क्योंकि इंडिगो की उन्हें जरूरत थी और इंडिगो हमारी खेत के लिए और मिट्टी के लिए अच्छी नहीं थी उस समय। Despite being the important producer of agricultural crops, India is not able to compete with the developed countries because of highly subsidized agricultures in those countries. हमारी इंडिया जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर करने वाली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाली क्रॉप, हमारी इंडिया जो है ना सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्रोड्यूस करती है। इवन आफ्टर दैट, इतना कुछ प्रोड्यूस करने के बावजूद भी इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपटीशन नहीं कर पाती। क्यों? बिकॉज ऑफ हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज। क्योंकि उस कंट्रीज में ना अब एग्रीकल्चर काफी अच्छा चल चुका है, क्योंकि बेसिक लाइक जब स्टार्टिंग में उन्होंने काफी ज्यादा, हमारी कंट्री जो है वो शुरू से ही एग्रीकल्चर में की फील्ड में काफी अच्छा करती आ रही है, लेकिन उन्होंने हमारी कंट्री से काफी सारी चीजें ले ली और इस वजह से अभी वो डेवलप तो है, साथ ही साथ वो सारी फील्ड्स में डेवलप्ड है। इस वजह से हमारी इंडिया जो है उनके साथ कॉम्पिटिशन अब नहीं कर सकती। टुडे टू डेवलप द एग्रीकल्चर इंडिया शुड इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। आज के ज़माने में अगर एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो इंडिया को अपने इकोनॉमिकल कंडीशन में इंप्रूवमेंट दिखानी होगी। ओनली देन वी कैन डेवलप द इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन has improved the agriculture, but it caused land degradation due to the overuse of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity. ग्रीन रिवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर की फील्ड में भले ही पॉजिटिव चीजें दिखाई है, लेकिन उसके साथ साथ हमें नेगेटिव चीजें भी देखने को मिली है, लाइक लैंड डिग्रेडेशन। ड्यू टू द लैंड काफी ज्यादा डिग्रेड हुआ है। क्योंकि उसमें केमिकल का बहुत ज्यादा ओवर यूज करा गया है, और साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी, उसमें भी हमें लॉस देखने को मिला है, नुकसान देखने को मिला है ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। Organic farming should be considered as it does not require chemical such as fertilizers and pesticides, so it does not affect environment in negative manner. Organic farming को बहुत ज़्यादा लाइक यू कैन से प्रमोट किया जाना चाहिए। क्योंकि उसमें ना इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता, साथ ही साथ कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना वो किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को नेगेटिव मैनर में इफेक्ट नहीं करता। Economists think that the farmers have a good future if they grow food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises. इकोनॉमिक्स क्या सोचते हैं कि फार्मर्स का फ्यूचर तभी गुड हो सकता है अगर वो फूड ग्रेन्स होल्डिंग्स को स्मॉल रखे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके हिसाब से लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। तो अगर फार्मर्स अपनी जो भी फूड जो उगा रहे हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में उगाए, क्योंकि देखो अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में फूड उगा रहे हैं तो फिर फूड वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से फार्मर्स शुड ग्रो द फूड इन स्मॉलर अमाउंट्स। Indian farmers should diversify their cropping patterns from cereal to high value crops as it could increase the outcomes and reduce environmental degradation. हमारी जो इंडियन फार्मर्स है ना उन्हें क्रॉपिंग पैटर्न्स को अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो लैंड डिग्रेडेशन या फिर जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है ना वो कम देखने को मिलेगा हमें। इंडियन क्लाइमेट कैन बी यूज टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यूड क्रॉप्स। इंडिया जो क्लाइमेट है ना वो कई सारी क्रॉप्स को उगाने के लायक है, ठीक है। इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेट्स हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट क्रॉप्स भी हम उगा सकते हैं, ठीक है। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब देखते हैं हम, जो जैसे हमने अनाज तो पढ़ लिया, अभी अनाज के अलावा कौन कौन से फूड क्रॉप्स है जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी टी की। ओके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। इट यूज्ड एज कुकिंग ऑयल, ऑइंटमेंट, सोप्स एटसेट्रा। wait we will talk about firstly we will talk about this thing like coffee का लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल। हाँ,
क्रॉप्स लाइक अभी हम क्रॉप्स की बात करते हैं, टी, कॉफी एंड ऑल। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन सब चीज़ का, ठीक है। यूज्ड एज कुकिंग ऑयल, ऑइंटमेंट एंड सोप्स, कई सारी ऐसी भी चीज़ें प्रोड्यूस करता है जिससे इंडिया, जिससे कि हमारा जो क्या कहते हैं इसे, मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड एज ग्राउंडनट, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड, सीसम ऑयल, सीसम एंड तिल एटसेट्रा। इंडिया कई सारी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो कि कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल हो सकती है, ऑइंटमेंट में इस्तेमाल हो सकती है, यानी कि किसी दवाई वगैरह में। साथ ही साथ मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस आर ग्राउंडनट्स, कई सारी जो मेन ऑयल सीड्स इंडिया में प्रोड्यूस करी जाती है वो है ग्राउंडनट्स, फ्लावर, सनफ्लावर, ठीक है। सरसों की फसल देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ तिल की फसल भी देखने को मिल सकती है हमें। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी, साथ साथ टी का भी वर्ल्ड में, ठीक है। रिक्वायर्स अबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर, और इसके लिए हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत है। टू वेराइटीज ऑफ कॉफीज नेमली अरेबिका एंड रोबस्टा आर ग्रोन। हमारी इंडिया में जो मेन क्रॉप्स है, जो कॉफी की जो फेमस क्रॉप है वो है अरेबिका और रोबस्टा, जो कि कहाँ मिलती है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में, ठीक है। अब क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या चाहिए, ग्राउंडनट के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए 50% ऑफ द ऑयल सीड, हाँ, ग्राउंडनट की वजह से 50% ऑफ द ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होती है इंडिया में। खारीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन लोमी सोइल्स, लोमी सोइल में खारीफ क्रॉप उगाई जाती है। और टेम्परेचर क्या चाहिए, 21 से 27 डिग्री के बीच में, और रेनफॉल कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर्स की, ठीक है। किसके लिए, ग्राउंडनट के लिए। अब अगर हम बात करें ग्रोज वेल इन द, ये वाली जो कॉफीज होती है वो किस सीजन में कब सबसे अच्छी तरह उगती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में, ठीक है। वार्म और मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए इनको उगाने के लिए। साथ ही साथ डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन सोइल चाहिए, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऐसी सोइल चाहिए जो कि फर्टाइल हो, ठीक है, जिसमें नमी हो, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर में हो, ठीक है। उसके अंदर ह्यूमस भी काफ़ी अच्छा हो और ऑर्गेनिक मैटर में हो, लाइक कोई केमिकल इंक्लूडेड ना हो। किसके लिए, कॉफ़ी एंड टी के लिए। अगर हम, हाँ, कॉफ़ी के लिए अगर हम बात करें तो हॉट, ये तो था टी का। अगर हम बात करें कॉफ़ी के लिए तो फिर हॉट और क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन चाहिए। और टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और रेनफॉल चाहिए 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर्स के बीच में। तो दिस वाज ऑल। अगर अब हम बात करते हैं भूधन मूवमेंट की, ये एक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था, स्टार्टेड बाय विनोबा भावे इन 1951, पोचामपल्ली इन आंध्र प्रदेश। ये मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था, विनोबा भावे ने 1951 में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, पोचामपल्ली में। इसकी एम क्या थी, लैंडलॉर्ड्स टू डोनेट अ पार्ट ऑफ देयर लैंड टू लैंडलेस पीपल। इसमें बेसिकली ये था कि जितने भी जमींदार है ना, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स है, वो अपना लैंड डोनेट कर दे उन लोगों को जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है। The landless laborers were being given a small plot of land on which they can settle as well as grow some of their own food। बेसिकली इसमें ये था कि जो भी लैंडलेस लेबर्स है वो, उनको एक पीस ऑफ लैंड दिया जाए जिसमें वो रह सके, साथ ही साथ कोई भी फसल उगा सके। दिस लैंड कुड नॉट बी सोल्ड, और ये लैंड वो बेच नहीं सकते, ये जमीन वो बेच नहीं सकते किसी को भी। इफ ही और शी फेल्स टू कल्टिवेट द लैंड फॉर ओवर अ ईयर और ट्राइज टू यूज इट फॉर सम अदर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, द गवर्नमेंट हैज द राइट टू टेक ओवर द लैंड। और अगर इसमें ये भी था कि अगर मान लो उस इंसान को अगर जमीन दी गई है और अगर वो इंसान उस जमीन को बेच दे, या फिर उस जमीन पे फसल नहीं उगाता 1 साल तक, या फिर कुछ भी एग्रीकल्चरल के अलावा कोई एक्टिविटी करता है उस जमीन पर, तो फिर गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि उससे, उस इंसान से वो जमीन वापस ली जा सकती है। हाँ, श्री रामचंद्र रेड्डी वॉज द फर्स्ट डोनर एंड इनिशिएटर ऑफ द ग्रेट लैंड डोनेशन मूवमेंट इन अर्ली 50s। ये जो थे श्री रामचंद्र रेड्डी, इन्होंने सबसे पहले अपना लैंड डोनेट करा था। और साथ ही साथ ये प्रोग्राम जो है इनिशिएट भी किसने करा था, श्री रामचंद्र रेड्डी ने। किस टाइम पर, 1950s के टाइम पर, ठीक है। तो दिस वॉज होल इन द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा एंड आपको समझ आया होगा कि एग्रीकल्चर किस तरह से किया जाता है और कितनी तरह की एग्रीकल्चर क्रॉप्स हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। So that's all for the chapter. See you in the next lecture.